नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि अभी हमारे पास थोड़ा संसाधनों का अभाव है। अगर इन फ्यूचर हमारे पास जो है संसाधन आ जाते हैं, मतलब जैसे डिजिटल बोर्ड मैं ले लेता हूँ, हमारी संस्था के पास आ जाता है, तो हम लोग इस चैप्टर को एक बार डिजिटल बोर्ड पे भी देखेंगे। और वहाँ उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पीपीटी बनाई हुई है। तो आज वाला वीडियो जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। बड़ा डिमांड आ रही थी कि सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाइए, तो हम लोग उसी सीरीज में काम कर रहे हैं। बस अभी थोड़ा संसाधनों का अभाव है, जिस वजह से हम लोग उतना प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, लेकिन फिर भी एक कोशिश ये है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए ताकि आपकी परीक्षा में बहुत मदद हो सके। और जिस हिसाब से मैं कंटेंट तैयार करके आपको देता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती होंगी। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, चलते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं हम हिस्ट्री को कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसा हुआ था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ने से पहले आपको 9th में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना होगा। अगर नहीं जाना है तो क्लास 10 के आप कोई दिक्कत नहीं, पहले फ्रांसीसी क्रांति को जान लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आइएगा। और उसके लिए मैंने जो है एक प्रॉपर वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट बना के आपकी डाल दी है, वहाँ से आप जो है पूरा फ्रांसीसी क्रांति का 1 घंटे 1.5 घंटे की लगभग वीडियो है, उनको देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 9th में एसएसटी को सही से नहीं पढ़ा तो 10th में आप उसके बेसिक्स को जो है नहीं पकड़ पाएंगे, और आपको चीज़ें ऐसी लगेंगी जैसे आपने ये कुछ पढ़ा नहीं हुआ है। ठीक है? तो एक बार मेरा सजेशन है आपको कि अगर आपको वास्तविकता में एसएसटी में अच्छे मार्क्स गेन करने, तो आपको पहले एक बार जो है फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ के आइएगा, फिर आपके लिए ये वाला वीडियो जो है वो बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए देखिएगा, सामान्य जानकारी पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं जब भी चैप्टर शुरू करता हूँ तो मैं बेसिक जानकारियां जो है वो पहले देता हूँ पहले लेक्चर में, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सामान्य जानकारी क्या है यूरोप की, कि जब हम 18वीं सदी के यूरोप की बात करते हैं, 18वीं सदी का मतलब होता है आपका 1700 से लेके 1800 तक, यानी कि 1701 से लेके 1800 तक क्या हुआ था यूरोप में। यूरोप में हमने क्या देखा था कि 1789 में बातशील का पतन हुआ था। तो सब 1789 में हम जब फ्रांस को देखते हैं, तो मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाई हुई है। मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे कि साहब 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16, और उसकी पत्नी का नाम मेरी एंतोएट था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप एक बार पीछे देख के आएंगे क्लास 9th वाले चैप्टर को है। तो हुआ क्या था कि 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में ज्यादातर जो क्षेत्र था ना यूरोप का, वहां पे क्या था? राजतंत्र स्थापित था। राजतंत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे देश का जो सर्वोच्च पद उस पे किसी कोई राजा हो, जनता द्वारा न चुना जाए, ऐसा व्यक्ति जिसको जनता ना चुने उसको राजतंत्र कहा जाता है। तो पूरे यूरोप की बात की जाती है। तो 18वीं सदी में क्या था कि संपूर्ण यूरोप में क्या थे? राजतंत्र स्थापित था, कि ज्यादातर देशों में राजा हुआ करते थे। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। कुलीन वर्ग कौन होते हैं? जो उस टाइम पे जो रिच पीपुल थे उनको क्या कहा जाता था? पैसे वाले लोग जो थे उनको क्या कहा जाता था? कुलीन वर्ग। हमने 9th में पढ़ा है कुलीन वर्ग किसको कहा जाता था? जो जमींदार थे, जो कहाँ रह रहे थे? शहरों में, और उनकी जमीनें कहाँ थी? गाँव में। ठीक है? तो समाज में किनका दबदबा था, कह सकते हो आप? कुलीन वर्ग का। 18वीं सदी में यूरोप में कुलीन वर्ग का क्या था? प्रभुत्व था। शासक व कुलीन वर्ग मिलके क्या कर रहे थे? दोनों लोग मिलके, मतलब शासक और कुलीन, मतलब जो वहां का राजा था वो, और वहां के जो जमींदार थे, वो दोनों लोग मिलकर मलाई खा रहे थे। मिलकर मलाई खाने का मतलब कि मेहनत ज्यादातर टैक्स कौन दे रहा था? तृतीय वर्ग के लोग। लेकिन टैक्स के पैसे का आनंद कौन ले रहे थे? सब राजा और कौन? जमींदार। तो शासक व कुलीन वर्ग मिलकर किसको प्रताड़ित कर रहा था? आम जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। किसको प्रताड़ित कर रहे थे? आम जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। अब जनता भी तो भाई कब तक आपकी प्रताड़ना झेलेगी? हुआ क्या कि जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिएगा आप हैं, और आपको कोई आपके मोहल्ले का व्यक्ति ना डेली आके आपको टॉर्चर करे, तो आप कब तक उसका टॉर्चर सहेंगे? एक ना एक दिन क्या होगा कि आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, मतलब आप उससे झगड़ा करेंगे। झगड़ा का मतलब आप अपनी मांगों को रखेंगे। कैसे? हुआ कुछ ऐसा ही कहाँ पे? यूरोप में, कि जनता कुलीन व शासक वर्गों के विरोध में उतर आई। अब वो जब कहते ना, जब आतंक का घड़ा भर गया ना पानी से, मतलब तो फिर हद हो गई, जब बिल्कुल एकदम असहनीय हो गई चीजें,
तो जनता क्या किया, जनता ने क्या किया, जिन लोगों से परेशान थी उन्हीं लोगों के अगेंस्ट खड़ी हो गई। किनसे परेशान थी, तो आपको मैंने बताया कि जनता जो है वो कुलीन वर्ग और किससे, शासकों से परेशान थी। क्यों परेशान थी, 9th में मैंने आपको बताया कि कुलीन वर्ग क्या कर रहा था, टैक्स किससे वसूल रहा था, आम जनता से। शासक किससे टैक्स वसूल रहा था, आम जनता से। तो टैक्स के बोझ में दब कौन रहा था, आम जनता। आम जनता का मतलब तृतीय स्टेटस के लोग। तो इसी कारण से ये लोग किसके विरोध में उतर आए, कुलीन और शासकों के विरोध में उतर आए। जब ये कुलीन और शासकों के विरोध में उतरे तो ऐसे एकदम से नहीं उतरे कि चलो भाई हम उतर जाते हैं इनके विरोध में। उन्होंने क्या किया, कुछ राजनीतिक संगठन बनाए और अपनी मांगे रखी। पहले उन्होंने क्या किया, कुछ राजनीतिक संगठन बनाए, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, जैकोबिन क्लब जैसे राजनीतिक संगठन बनाए और उन क्लबों के माध्यम से अपनी मांगों को रखा। और जनता ने कई आंदोलन और क्रांतियां भी की, जिनके बारे में हमने पढ़ा क्लास 9 में। हमने रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। तो इस टाइप के आंदोलन जो है वो जनता ने किए। कौन कौन से, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति। अब इससे आम जनता को मिला तो मिला क्या, भाई बात तो यहीं पे आगे रुक जाती है कि साहब ये स्थिति थी 18वीं शताब्दी में, परेशान होकर इन्होंने आंदोलन किए, लेकिन इससे मिला क्या, हासिल क्या हुआ यूरोप के लोगों को, या जो लोग थे वहां के सब यूरोप के लोगों को उनके अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कि जब वो विरोध पे उतरे ना तो उन्होंने शासन सत्ता को हिला दिया। शासन सत्ता को हिला दिया का मतलब राजा को मार दिया, रानी को भी मार दिया। और वहां पे क्या हुई, अब राजतंत्र समाप्त होके क्या आ गया, लोकतंत्र स्थापित हुआ कि भाई अब लोगों ने वोट करके किसी को चुना। हमने देखा था पिछले वाले 9th क्लास में, हमने जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि भाई मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया था, नया शासक चुन के आता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। 1789 में क्या होता, वात्सील का पतन होता है, उसके बाद राजा को और रानी को जो है बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाती है। इस टाइप की घटना हमने देखी थी पिछले वाले क्लास में। अच्छा, जब हमने ये सारी घटनाओं के बारे में देखा तो हमने फिर ये भी देखा कि भाई लास्ट में जो है फ्रांस क्या हुआ था, लोकतंत्र स्थापित। वहां पे जब कहीं पे लोकतंत्र स्थापित होता है तो वहां पे जनता को उसके क्या मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं और कुछ स्वतंत्रताएं मिल जाती हैं। जैसे हमने पिछले 9th में देखा था कि वहां पे जो है अखबार वगैरह भी छापना होता था तो राजा के मंत्री क्या करते थे, पहले उसको चेक करते थे कि ऐसा तो नहीं इसमें राजा के विरोध में कुछ भी हो। तो इस टाइप की घटनाएं हमने देखी थी। दूसरा क्या हुआ, सब अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वहां पे रोज राजतंत्र समाप्त हो गया। जब राजतंत्र समाप्त हुआ मतलब जो वहां पे जन्म से जो अधिकार मिल रहे थे अब वो अधिकार समाप्त करके ये कहा कि अब भाई जो भी शासक बनेगा उसको कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। और सारी शक्तियां किसके पास होंगी, जनता के पास होंगी। तो लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, पब्लिक के पास होती है, जनता के पास। वो किसी को भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना सकते हैं और किसी को भी उसके पद से हटा सकते हैं। ऐसी स्थिति हमने देखी इन क्रांतियों के बाद यूरोप में। उसके बाद क्या हुआ और साहब क्या हुआ, फिर हमने क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, राजतंत्र समाप्ति के बाद और क्या घटनाएं हुई इन क्रांतियों के बाद। इन क्रांतियों के बाद पूरे यूरोप में नए देश बने और हम पढ़ेंगे आगे इटली है या जर्मनी है, इन जैसे देशों को पढ़ेंगे। तो ऐसे नए देश बने और जब नए देश बने तो उन्होंने तरक्की की और प्रगति के पथ पर जो है वो निरंतर आगे बढ़े। अपने यहाँ के उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया, उन्होंने जो है अच्छे मानव विकास को दर्शाया। तो ये सब तब संभव हो पाया जब नए नए देश बने। अगर नए नए देश नहीं बनते तो शायद आज भी यूरोप में स्थितियाँ कुछ अलग होती। ये कुछ बेसिक जानकारी थी इस चैप्टर की कि साहब 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में कैसा सिस्टम था, वहाँ के लोगों में कौन सबसे ज़्यादा दिक्कत में था, उन्होंने दिक्कत में थे तो क्या किया, ये सब हमने जान लिया। ये बेसिक परिचय था इस चैप्टर का। अब थोड़ा आते हैं, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखो, मैं फिर से एक बात कहूँगा कि भाई हमारे पास जो है रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी तब भी आपको यहाँ पे ये जो यूटोपिया बना हुआ है, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज को आप जब ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज में आपको कुछ चीज़ें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगी कि कुछ लोग जो है लाइन की कतार लगाए हुए हैं, अपने अपने देशों का झंडा लिए हुए हैं। इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। आप पहले इस स्क्रीन पे जो आपकी इमेज आ रही है, इस इमेज को बड़ी ही तालीमता से और बड़ी सरलता के साथ और एक बार में इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और नहीं अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हम जैसे जैसे आगे चर्चा करते जाएंगे आप वापस से इस इमेज को, इस पॉइंट को जो है देखते चले जाएंगे। ठीक है, पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, आपको जो मैंने अभी स्क्रीन दिखाई थी, स्क्रीन पे जो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, उस इमेज को कहा जाता है यूटोपिया। हिंदी में उसको बोलते हैं कल्पना दृश्य। ये आपको नाम याद रखना है कि भाई ये जो एक पिक्चर जो है वो उसको क्या कहा जाता है, यूटोपिया कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं कल्पना दृश्य। बात आती है साहब इसको बनाया किसने था। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था
फेडरिक सोर्यू। कब बनाया था? 1848 में इसको बनाया था। कब बनाया था? 1848। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए कि फेडरिक सोर्यू ने कौन सा चित्र बनाया था, तो आप क्या बताएंगे? यूटोपिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्पना दृश्य। कितने चित्र बनाए थे? तो साहब फेडरिक सोर्यू ने टोटल 4 चित्र बनाए थे। इन्होंने इसमें दर्शाया क्या था? इस इमेज में, जो ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी, इस इमेज में साहब फेडरिक सोर्यू ने क्या दिखाया था? जनतंत्र को दिखाया था। इन्होंने क्या दिखाया था? गणतंत्र को दिखाया था। इन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को दिखाया था और लोगों के बीच सौहार्द को दिखाया था। ये 4 चीजें इन्होंने अपनी इमेज में दिखाई थी। ये तो बात हो गई कि साहब बना कब था? 1848 में। बनाया किसने था? फेडरिक सोर्यू ने। कितने चित्र थे? 4 चित्र थे। क्या दर्शाया था? जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता और सौहार्द को दर्शाया था। अब बात आती है कि साहब और क्या था? जब हम ये जो चारों चित्र थे ना, इस पहले वाले चित्र को जब हम देखते हैं तो इस पहले चित्र में हमने क्या देखा? इस पहले चित्र में हमने देखा कि अमेरिका व यूरोप के लोग भिन्न भिन्न समूह में। पहले वाली इमेज में क्या दिखाया गया था कि साहब अमेरिका और यूरोप के लोग जो है वो अलग अलग हैं सब। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि अच्छा सर, आपने कैसे पहचान लिया कि ये लोग अलग अलग हैं? साहब ऐसे पता चल रहा था कि जो अमेरिका के लोग थे ना, वो साहब उनको रेड इंडियंस बोला जाता है और वो काले लोग थे। ये बात याद रखना। अभी भी अमेरिका में जो आपको गोरे लोग मिलते हैं वो वहाँ के मूल निवासी नहीं है। गोरे लोग तो सिर्फ और सिर्फ यूरोप में मिलते थे। समझ रहे हो बात? गोरे लोग कहाँ मिलते थे? यूरोप में। और अमेरिका में कैसे लोग थे? काले लोग थे। तो अब आप सोच रहे हो साहब, आप कह रहे हो काले लोग मिलते हैं, हम तो अभी भी देख रहे हैं वहाँ पे गोरे लोग हैं। भाई अफ्रीका में भी तो आपको ज्यादातर लोग कौन मिलेंगे? काले लोग मिलेंगे। लेकिन ये गोरे लोग कहाँ से आए? तो इसके लिए आप तसल्ली बनाए रखिए। संविधान का जो पहला चैप्टर है आपका पॉलिटी का, क्लास 9 का, जब वो आएगा तो आपको चीजें जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अभी अपने दिमाग को इतना घुमाना नहीं है कि साहब अरे आप तो कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस आपने पढ़ी नहीं है चीजें, इसलिए आपको ऐसी लग रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के रखेंगे। आप अपने आप को जो है अब एकाग्रचित के साथ इस वीडियो को देखेंगे। पहले चित्र में हमने क्या देखा कि साहब अमेरिका व यूरोप के लोग अलग अलग थे। हमने कैसे पहचाना? उनके रंग से। उनके रंग से का मतलब यूरोप के लोग गोरे थे और अमेरिका के लोग काले थे। उसके बाद और क्या पहचान थी? साहब इनके कपड़े, वेशभूषा और प्रतीकों से भी हमने किसको पहचाना? इन लोगों को पहचाना था। उसके बाद कि भाई जो ये लोग थे ना, ये क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग जो इस चित्र में आपको दिखाए गए हैं, तो ये लोग एक लंबी लाइन लगा के जो है एक इमेज, एक महिला की इमेज के सामने जो है पूजा करते हुए जा रहे थे, वंदना करते हुए जा रहे थे। जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, फ्रांसीसी क्रांति में आपको बताया गया होगा कि साहब जब फ्रांस के लोगों ने पेरिस की ओर कूच की, तो वो लोग एक म्यूजिक जो है वो गुनगुनाते हुए जा रहे थे, एक गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे, जिसको मार्सिले, एक लोकल फोक गीत था, तो उसको गाते हुए जा रहे थे। बाद में वही फ्रांस का क्या बना था? नेशनल एंथम बना था। तो उसी टाइप से ये लोग जो है एक लंबी लाइन लगी हुई थी। आप देखेंगे, इमेज में देखेंगे तो आपको दिखेगी कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और उस लाइन के लोग जो है वो उस महिला की ओर, जो महिला आपको दिखाई गई है, जिसके हाथ में क्या दर्शाया गया? जिसके हाथ में एक मशाल है। मशाल किसका? ज्ञानता का प्रतीक होती है। और साहब एक हाथ में किताब है जो कि मानवाधिकारों की बात करती है। ठीक है, किसकी बात करती है? मानवाधिकारों की। तो एक बात आपको याद रखना कि मानवाधिकार की जो किताब होती है उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कहीं पे कोई किताब है जिसमें आपको आपके अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उस किताब को आप क्या कहेंगे? मैग्ना कार्टा। तो मतलब ये जो महिला है ना, ये एक हाथ में मशाल लिए हुई थी और एक हाथ में किताब। अब आप सोच रहे होंगे सब ऐसी कोई इमेज बताइए, हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सब इसी दृश्य को बेस मान के आपकी यूएसए में, अमेरिका में एक स्टेचू बना है जिसको हम लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। तो आप उसमें क्या देखते हैं कि एक महिला है साहब, उसके एक हाथ में क्या है? मशाल है और एक हाथ में साहब एक किताब है। वो किताब नहीं, वो क्या है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि एक ऐसी किताब जो लोगों को उनके मूल या मौलिक अधिकारों को प्रदान करती है, जिसमें उसके मौलिक अधिकार लिखे होते हैं। तो वो किताब लिए हुए एक महिला खड़ी थी और उस महिला की एक लंबी लाइन में लगे हुए लोग जो है वो वंदना कर रहे थे। अब इस देश की बात की जाती है कि साहब इस देश में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इस देश में जो है, इस लाइन में जो है ना, सबसे आगे कौन से देश के लोग थे? सब अमेरिका के लोग थे। यहाँ से एक बात आपको और याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये क्या चक्कर है, आप बात के ऊपर बात बताते जा रहे हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका के लोग सबसे आगे क्यों थे? अमेरिका के लोग जो है ना सबसे आगे इसलिए थे क्योंकि 1784 में ना सबसे पहले देश दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश आजाद हुआ था? अमेरिका।
कौन सा देश आजाद हुआ था? अमेरिका। तो स्वतंत्रता के क्रम में सबसे पहले दुनिया में कौन सा देश आजाद हुआ? अमेरिका। कब आजाद हुआ? 1784 में। और साहब इन्होंने अपना संविधान बनाकर तैयार किया कब? 1789 में। तो इस क्रम में आपसे कोई पूछे कि बताइए दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश आजाद हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? अमेरिका। दुनिया में सबसे पहले संविधान किसने बनाया था? अमेरिका ने। इसीलिए अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। बाकी इन चीजों पे बात हम पॉलिटी पे करेंगे, आप उसके लिए ज्यादा इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी टेंशन हमारी टेंशन है, ठीक है ना। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते चलेंगे। नोट्स के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ मजाक करते हैं तो किसी दिन आपकी पढ़ाई आपके साथ मजाक कर देगी। हैं जो लोग ये कहते हैं मैं भगवान को बहुत याद करता हूँ, भाई इतना भी नहीं याद करना चाहिए भगवान को, है। जब वो थोड़ी निगाह रखते हैं तब तो ये हाल होता है। अगर कहीं उन्होंने सही से आपको देखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान के सामने बस उतना कि साहब मैं आपको दिल से मानता हूँ, और मेरे जीवन में ज्यादा कष्ट ना हो, और कभी कभी उनका भी हालचाल पूछ लेना चाहिए, है कि साहब आप कैसे हो। मैं डेली आ जाता हूँ, मैं अपना हाल बताता हूँ आपको, कभी उनसे उनका हाल भी पूछिएगा कि साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो उनको भी अच्छा फील हो। चलिए देखिएगा, तो जो ये चित्र था ना यूटोपिया का, इसमें सबसे आगे कौन से लोग थे? अमेरिका के लोग थे। अमेरिका के बाद कौन सा देश आजाद हुआ? स्विट्जरलैंड। तो उसके बाद कौन सा देश था? स्विट्जरलैंड के लोग थे। और उसके बाद फ्रांस था, और फ्रांस के बाद और भी बहुत सारे देशों के लोग जो है वो एक लंबी लाइन लगा के जा रहे थे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि साहब लाइन में आपने कैसे पहचान लिया? लाइन में तो अलग अलग रंगों के लोग थे, आप कैसे कह सकते हो कि अमेरिका के लोग हैं, फलाने के हैं, ढिकाने के हैं? तो साहब ये जो लाइन में लगे हुए लोग थे ना, ये अपने अपने देशों के झंडे लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? झंडे लेकर आए थे। तो इनके झंडों से भी इनको पहचाना गया। तो इस चित्र में हमने जब देखा कि साहब यूटोपिया के बारे में, कि हमने बिल्कुल एकदम, देखो संसाधन का अभाव है लेकिन कंटेंट क्वालिटी में कोई भी 1% की भी कमी नहीं है। इस बात को आप अपने ब्रेन में फिट कर लेना कि साहब जो ये चित्र पूरा दर्शाया गया था ना, इस पूरे चित्र को बनाया किसने था? फ्रेडरिक सोर्यू ने। कब बनाया था? 1848 में। कितने चित्र बनाए थे? 4। दर्शाया क्या था? जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता और सौहार्द। पहले चित्र में क्या था? अमेरिका व यूरोप के लोग थे। उसके बाद पहचाना कैसे था? कपड़े, वेशभूषा और प्रतीकों से। सबसे आगे कौन से देश के लोग थे? अमेरिका के लोग। बाद में कौन थे? स्विट्जरलैंड। तीसरे नंबर पर कौन थे? फ्रांस के लोग। लंबी लाइन लगा के किसकी पूजा कर रहे थे? साहब एक महिला की पूजा कर रहे थे, एक महिला की वंदना कर रहे थे, जो हाथ में क्या लिए थी? मशाल लिए थी, और एक हाथ में क्या लिए थी? मौलिक अधिकारों की किताब। मौलिक अधिकारों की किताब को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अच्छा, ये सब जब सीन चल रहा था ना यहाँ पे, तो ऊपर से उन्होंने कुछ देवी देवताओं को भी दर्शाया। देखिएगा, इस आप जाइएगा उस इमेज पे और उसको देखिएगा, आप देखेंगे कि सब ऊपर से ना कुछ देवी देवता इस दृश्य को देख रहे थे। कौन कौन? ईसा मसीह व अन्य देवी देवता इस दृश्य को जो है ऊपर से ही देख रहे थे, और वो ये देख रहे थे कैसे लोग उस प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं। अच्छा, जो ये महिला जो थी ना, ये महिला को ही क्यों दर्शाया? तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि यूटोपिया में जो ये महिला है ना, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इस महिला के करीब पहुंच रहे थे। तो सबसे पहले कौन पहुंचा इस महिला के करीब? अमेरिका के लोग। उसके बाद कौन लोग पहुंचे? स्विट्जरलैंड के लोग। उसके बाद कौन पहुंचे? फ्रांस के लोग। तो जब भी किसी भी देश में स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया जाता है ना, तो उसमें किसको इंडिकेट किया जाता है? एज ए स्वतंत्रता के रूप में महिला को इंडिकेट किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे साहब भारत माता की तस्वीर, हाँ जी हम पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे ना, तो हम उस चित्र पे भी बात करेंगे। तो वो चित्र इसी को बेस मान के बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे भी स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक कौन है? महिला है। और हमारी जो भारत माता की तस्वीर है उसमें भी एक महिला को दर्शाया गया, तो वो भी कौन है? महिला है। तो वो भी किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। ठीक है, उसका अपना अलग मायना है, हम वहां पे बात करेंगे, इतना आपको अपने दिमाग पे लोड नहीं लेना है। आप मजे से पढ़ाई करिए, बाद बाकी और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये जब सब चित्र देख रहे थे, और ये जो पूरा चित्र था, ये पूरा चित्र ऊपर से कौन देख रहे थे? ये पूरा सीन जो है ऊपर से दृश्य कौन देख रहे थे? देवी देवता देख रहे थे। और वो बड़ा मन में खुश हो रहे थे कि देखिए कैसे कैसे लोग जो है वो स्वतंत्रता के करीब जा रहे हैं। अच्छा, जब आप इस चित्र को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि साहब इन लाइनों के आगे कुछ जो है कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, कुछ संस्थानों के अवशेष पड़े हुए हैं। संस्थानों का अवशेष का मतलब, अवशेष मतलब कुछ पार्ट्स टूटे हुए पड़े थे। और ये टूटे हुए पार्ट्स आप किसके पड़े हुए थे? ये टूटे हुए पार्ट्स पड़े हुए थे राजतंत्र के, क्योंकि भाई ये लोग जो है ना, ये सब किसको तोड़ फोड़ के आ रहे थे? राजतंत्र को। तो इसमें जो ये कुछ संस्थानों के चित्र आपको दिखाए गए हैं, वो राजतंत्र के टूटे हुए अवशेषों को दिखाया गया है। कुछ ऐसी संस्थाएं जो क्रूर थी,
जो लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, जो मनमाने तरीके से शासन को चला रही थी, ये सब चीज़ें आपको इस चित्र के अंदर दिखाई गई हैं। तो वीडियो जो है वो एंडिंग की ओर आ गया है, क्योंकि हमने जो बेसिक बातें थी उनकी बात कर ली, हमने आपको ये चित्र समझा दिया। और इस चित्र को एक बार नहीं 2-3 बार आप बैक कर करके जो है देखिएगा, इसको समझिएगा, मैंने जैसी चीज़ें बताई इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये चित्र ना आगे बहुत आपके काम आने वाला है। और हो सके तो एक बार फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप 10th में हिस्ट्री के बारे में अच्छे से और डिटेल से जानना चाहते हैं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाने की। वीडियो अगर अच्छा लगा और आप यहाँ तक देख कर आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपसे इतना फोर्सफुली नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर हमारे कंटेंट क्वालिटी में दम होगी तो आप क्या, आपके पिताजी भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।